नमस्कार। सुनिए जरा, मैं आपका स्वागत है। मेरा नाम है रोहित दुबे और मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ राजेश पांडे द्वारा लिखी वर्चस्व का 17वां अध्याय, लाजवाब पसंद। सवेरे उठकर अनुज ने कहा, अब तो वापस ही चलना है ना? अभी नहीं, सुधीर नहाने गया है। अभी लौट कर आता है तो बताता हूँ कब चलेंगे। श्री प्रकाश ने कहा। थोड़ी देर में सुधीर भी नहाकर आ गया। क्या हुआ, उस डॉक्टर का पता किया तुमने? श्री प्रकाश ने सुधीर से पूछा। भैया, मैं मुकामा वाले डॉक्टर से पूछना नहीं चाह रहा हूँ, बाकी कहीं से पता नहीं लगा है, सुधीर बोला। श्री प्रकाश ने कहा, सुधीर, तुम तो मिले नहीं हो मुकामा वाले डॉक्टर से, तुम्हें वह नहीं पहचानेगा। उसके पास चले जाओ। अगर वह वहां बैठी हो तो कोई मर्ज बताकर दवा ले लेना। सुधीर ने कहा, भैया पटना पहुंचने तक शाम हो जाएगी, क्यों नहीं चलकर दादा के वो कंकड़ बाग वाले फ्लैट में ही रुकते हैं, फिर पीजीआई चलकर उसका पता कर लेंगे। हाँ, ये आइडिया ठीक है। अभी चलकर दादा से बात करते हैं। श्री प्रकाश ने कहा। खाना खाकर सभी तैयार हो गए और सूरज भान के पास पहुंचे। सूरज भान से श्री प्रकाश ने कहा, दादा, कंकड़ बाग वाला फ्लैट ठीक है? वहां कोई दिक्कत तो नहीं है? सूरज भान ने पूछा, क्या बात है? श्री प्रकाश ने कहा, दादा, हम आज और कल रुकना चाहते हैं। कुछ खरीदारी करनी है। अनुज और सुधीर भी कुछ खरीदारी करना चाहते हैं। लखनऊ में सालों ने बहुत फोटो बांट दिए हैं, यहाँ कोई नहीं पहचानेगा। तुम्हें अपने बारे में अंदाजा नहीं है। ब्रज बिहारी वाला काम इतना बड़ा किया है कि पूरी सरकार हिली हुई है। सूरज भान बोला। उधर पीजीआई की तरफ मत जाना, सभी अखबारों में निकल चुका है कि तुम किस कमरे में रहकर अपना इलाज करा रहे थे। दादा, उसकी फिक्र मत करिए। मुझको जिसने भी देखा है मरीज के रूप में ही देखा है। अब मुझे कोई नहीं पहचान पाएगा। श्री प्रकाश बोला। फिर ठीक है, अब जैसा समझो। सूरज भान बोला। मैं कंकड़ बाग में बता देता हूँ, खाना बनाने के लिए एक आदमी वहां मिल जाएगा। मुकामा से सीधे वे लोग कंकड़ बाग वाले फ्लैट पर पहुंचे। गाड़ी भीतर करके कवर लगा दिया और कमरे में व्यवस्थित हो गए। आज अच्छी दारू पीने का मन है। दारू पिए बहुत दिन हो गए। श्री प्रकाश ने कहा। सारे बड़े बड़े काम हो गए, पैसे की भी अब कोई दिक्कत नहीं होगी। लखनऊ में जिसको फोन जाएगा वो पैसा दे देगा। लालजी टंडन थोड़ा तेजी दिखा रहा है, उसका भी इंतजाम कर दूंगा। भैया वहाँ अखबारों में आ रहा है कि कोई एसटीएफ बनाई गई है जो सिर्फ हम लोगों के लिए बनाई है। एसटीएफ में बहुत छांट छांट का अधिकारी रखे गए हैं। अनुज ने कहा। पूरे प्रदेश की पुलिस लगी थी, कुछ नहीं उखाड़ पाई, तो अभी 4 आदमी क्या उखाड़ देंगे? तुम चिंता न करो। हम लोग लखनऊ में ही घूमेंगे, वहीं पर अड्डा जमाते हैं। देखता हूं ये साले क्या करते हैं। इनके भी नंबर ढूंढो, इनको भी शीशे में उतार दूंगा। बड़े आत्मविश्वास से श्री प्रकाश बोला। अनुज बोला, ठीक है भैया। जैसे श्री प्रकाश को कुछ याद आ गया हो, वह सुधीर से बोला, सुधीर, तुम भी जीन्स और बढ़िया टी शर्ट पहन लो, धूप वाला चश्मा लगा लो और कोशिश करो कि ज्यादा लोगों की नजर ना पड़े। मोकामा वाले डॉक्टर का ओपीडी चेंबर ग्राउंड फ्लोर पर ही है। एक बार उसको देख लो, फिर बाहर मरीजों के साथ बैठे रहो। जब वह निकल कर बाहर आती है तो मुझे फोन पर बताना, वहीं घेर कर बात करूंगा। एक बार नाम पता मिल जाए फिर देखता हूं। अब बिना उस डॉक्टर से मिले नहीं जाऊंगा। सुधीर ने कहा। भैया काम रिस्की है, काहे चक्कर में पड़ते हो? लखनऊ में वैसे बहुत मिल जाएंगी। तुम नहीं समझ सकते। श्री प्रकाश ने कहा। सुधीर थोड़ी देर में बाजार जाकर शराब की बोतलें ले आया। सूरज भान के फ्लैट पर खाना बनाने वाले आदमी ने बाकी चीजों का इंतजाम किया और सब बैठकर पीने लगे। श्री प्रकाश ने कहा,
तुम लोग जितना पीना चाहो पियो, मैं सिर्फ बियर पीऊंगा। एक आदमी का होश में रहना जरूरी है। दादा ने भी बहुत दुश्मनी पाल रखी है। वीर और अनुज ने छक कर शराब पी। शराब पीने के बाद खाना खाकर वे सो गए। श्री प्रकाश बीच बीच में किसी से फोन मिलाकर बात भी करता रहा। सुबह श्री प्रकाश ने सुधीर को जल्दी उठाया और कहा, जल्दी से तैयार होकर जाओ। सुधीर जल्दी से तैयार हो गया, सीधे पीजीआई पहुंचा और मोकामा वाले डॉक्टर का पता पूछते पूछते उनके चेंबर में पहुंचा। मरीजों की भारी भीड़ थी। बाहर गेट पर ही उसको किसी ने रोक लिया और बोला, नंबर वाली पर्ची कहाँ है? पहले पर्ची बनवा लिए फिर नंबर से आइए। पर्ची बनवा कर ही आऊंगा, सिर्फ देख रहा था ये डॉक्टर लोग हैं कि नहीं है। सुधीर बोला। बाहर से ही उसने देख लिया। डॉक्टर साहब मेन कुर्सी पर बैठे मरीज देख रहे थे। टेबल की साइड वाली कुर्सी पर वही महिला डॉक्टर बैठी हुई थी। देखते ही सुधीर समझ गया, श्री प्रकाश इसी के लिए कह रहा है। सुधीर बाहर बेंच पर बैठकर प्रतीक्षा करता रहा कि महिला डॉक्टर कब निकलती है। थोड़ी देर में महिला डॉक्टर बाहर आई और सीधे वहां से डिपार्टमेंट के ऑफिस गई। कुछ देर बाद जब वह बिल्डिंग से बाहर निकलने लगी तो सुधीर ने फोन करके श्री प्रकाश को बताया, वह मेन गेट की तरफ जा रही है। श्री प्रकाश गाड़ी से उतरकर लपक कर सीधे गेट के भीतर आया। थोड़ी दूर चलने के बाद उसने देख लिया कि वह पार्किंग की तरफ जा रही थी। तेजी से आगे बढ़कर उसने डॉक्टर साहब कहकर आवाज दी। डॉक्टर रुक गई। बताइए, उसने कहा। डॉक्टर साहब, आपने मेरा इलाज किया था। दवा वाली पर्ची कहीं खो गई है, वो दवा फिर से लिखवानी है। कल ओपीडी में आना, मैं वापस जा रही हूं। यह कहकर वह चल दी। अपना मोबाइल नंबर दे दीजिए, मैं पूछ लूंगा। जब आप ओपीडी में होंगी मैं चला आऊंगा। तुम्हारा दिमाग खराब है? एक बार कह दिया कल ओपीडी में आना, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरा मोबाइल नंबर मांग रहे हो? इसमें गुस्सा होने की क्या बात है? कितने दिनों से परेशान हूं आपको देखने के लिए। डॉक्टर खड़ी हो गई, बोली, ज्यादा दिमाग खराब है तो अभी भैया को बुलाऊंगी, वो इतने टुकड़े कर देंगे तुम्हारे कि कोई पहचान भी नहीं पाएगा। बुला लो, श्री प्रकाश ने कहा। जानते भी हो कौन है मेरा भाई? मुझे कोई जरूरत नहीं किसी को जानने की। मैं पप्पू यादव की बहन हूं। पप्पू यादव को तो जानते होगे। चुपचाप निकल जाओ, अगर वह आ गए तो तुम्हारी खैर नहीं। वही 2 क्विंटल वाला पप्पू यादव? चलो ठीक है, उससे भी निपट लूंगा। उसको जाकर बता देना कि श्री प्रकाश शुक्ला मिले थे। श्री प्रकाश ने कहा। श्री प्रकाश ने देखा कि यह वार्तालाप ऊंची आवाज में होने के कारण आसपास 2-3 लोग और खड़े हो गए थे। श्री प्रकाश पीछे मुड़ा, सीधे अपनी गाड़ी पर गया और गाड़ी लेकर वहां से निकल गया। गाड़ी में बैठते ही सुधीर ने पूछा, भैया कुछ काम बना? पूरा काम बन गया। पप्पू यादव की बहन है, उसके घर का नंबर मिल जाएगा। अब मैं देखता हूं कैसे बात नहीं करती। अभी दादा से पप्पू यादव का घर भी पूछ लेता हूं। कल वहीं घर से निकलते ही खींचकर गाड़ी में बैठा लूंगा। श्री प्रकाश ने कहा। भैया जाने दीजिए, पप्पू पप्पू यादव ही हरामी है। सुधीर ने कहा। ऐसे सभी लोगों को रास्ते से हटा दूंगा या उनको मजबूर करूंगा कि दादा के पैर पकड़ लें। बिहार में दादा वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। एक बार बिहार दादा के कब्जे में आ जाए तो फिर दादा बिहार में और मैं यूपी में। सोचो कितना मजा आएगा। 50-50 गाड़ियों का काफिला, हर चौराहे पर पुलिस का सैल्यूट और कलेक्टर कमिश्नर बंद कमरे में पैर छुएंगे। यह कहकर श्री प्रकाश हंसने लगा। उसके साथ सुधीर और अनुज भी हंसने लगे और थोड़ी देर में फ्लैट पर पहुंच गए। अब बताओ, लखनऊ में ऐसी लड़की देखी है? श्री प्रकाश ने सुधीर से पूछा। भैया आपकी पसंद का कोई जवाब नहीं है, सुधीर ने कहा। श्री प्रकाश मुस्कुराने लगा। अनुज ने फिर टोका। भैया आप बता रहे हैं कि काम हो गया फिर कल लखनऊ निकल चले? अनुज, मेरी समझ में नहीं आता कि तुम दरोगा के लड़के होकर भी इतना क्यों डरते हो? श्री प्रकाश ने कहा। अनुज सिर नीचे करके मुस्कुराने लगा।
इधर एसटीएफ का ऑफिस धीरे धीरे व्यवस्थित हो गया। डीजीपी ने एक डेस्कटॉप कंप्यूटर लगवा दिया। हरिद्वार का कुंभ मेला खत्म हो चुका था। यूपी पुलिस ने हरिद्वार कुंभ मेले के लिए एक एम्बेसडर, महिंद्रा की 3 जीपें और एक जिप्सी खरीदी थी। कुंभ की समाप्ति के बाद ये सारी गाड़ियां एसटीएफ को सुपुर्द करने के आदेश डीजीपी कार्यालय से दे दिए गए। सभी गाड़ियां आ गईं। इस बीच में एसएसपी, एसटीएफ अरुण कुमार, सत्येंद्र वीर सिंह और राजेश पांडे ने अपने अपने संपर्क के इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर को एसटीएफ में पोस्ट करा लिया। अब एसटीएफ में लगभग 20 लोग हो गए थे। हर दिन सुबह और शाम अरुण कुमार साहब के कमरे में लोग अपनी अपनी सूचनाएं इकट्ठा करके उनसे संबंधित पुलिस अधिकारी को जिले में फोन करके सत्यापित किया करते थे। मोबाइल फोन के प्रयोग को कम से कम करने के लिए एक लैंडलाइन फोन भी किसी दूसरे कार्यालय से एडीजी कानून व्यवस्था ने एसटीएफ के कार्यालय में लगवा दिया। सभी लोग उसी लैंडलाइन फोन का इस्तेमाल करते थे। यह तय किया गया कि सुल्तानपुर वाला धीरेन्द्र प्रताप सिंह, जो पहले श्री प्रकाश के साथ रहता था और बहुत अच्छा ड्राइवर था, उसको बुलाकर सभी लोग अलग अलग बात करें। उसे भरोसे में लेकर सभी ठिकानों का पता करें और वहां से उसके आने जाने का पता किया जाए। राजेश पांडे को यह जिम्मेदारी दी गई कि उसे बुलाकर बात करें और अविनाश मिश्रा उसे अपने भरोसे में रखें। इंद्रजीत सिंह तेवतिया और सत्येंद्र वीर सिंह को यह जिम्मेदारी दी गई कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस गैंग के आने जाने और इनके ठिकाने का कुछ पता लगे तो धीरेन्द्र से वह जानकारी लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उसकी गतिविधियों को चेक करें। धीरेन्द्र प्रताप सिंह को भरोसे में लेकर एसटीएफ कार्यालय बुलाया गया। पहले तो वह कुछ हिचकिचाता, घबराता रहा, लेकिन बाद में अविनाश मिश्रा के भरोसे में आ गया। धीरे धीरे उसने श्री प्रकाश के पुराने ठिकानों और उसके जानने वालों का नाम बताना शुरू किया। एक दिन राजेश पांडे उससे बातचीत कर रहे थे। उसने बातचीत में बताया, श्री प्रकाश के पास 4 मोबाइल नंबर हैं और नेपाल में उसने नए नए बहुत अच्छे मोबाइल फ़ोन खरीदे हैं। मोबाइल नंबर बहुत लंबे हैं, इसलिए मुझे याद नहीं है। ये नंबर मेरे घर पर एक पुराने अखबार में पीछे लिखे हुए हैं। जनपद वाले कांड के बाद वो गोमती मोटर से अपनी गाड़ी निकालते समय उसने मुझे ये नंबर दिए थे कि जिप्सी बनवाकर इन सभी नंबरों पर फ़ोन कर लेना। कोई एक नंबर चालू मिलेगा तो बात कर लेना। जहाँ बताऊंगा वहाँ जिप्सी लेकर आ जाना। वह अखबार मेरे घर पर ही रखा है। जब आपने मेरे घर पर रेड की थी तो मैंने उसे अलमारी में भतीजों की कॉपी किताब के नीचे रख दिया था। मुझे डर था कि अगर ये नंबर आपको मिल जाएंगी तो आप जरूर पता कर लेंगे। अनुज अक्सर बताया करता था कि राजेश पांडे मोबाइल के बारे में अच्छी जानकारी रखते हैं और काफी समय से उषा मोबाइल और एसआर मोबाइल के दफ्तर में बैठे रहते हैं। इन दोनों मोबाइल कंपनियों के लोग भी उनको जानते हैं। अब भी वहां वह अखबार मिल जाएगा? राजेश पांडे ने पूछा। जी वहीं रखा होगा, धीरेन्द्र ने कहा। मैं इसको लेकर सुल्तानपुर जाता हूँ, वहां से वह अखबार ले आता हूँ, अविनाश ने कहा। थोड़ी देर में राजेश पांडे ने यह बात अरुण कुमार को बताई तो उन्होंने कहा, बिल्कुल मंगाओ और एक दिन बैठकर मोबाइल वाला सिस्टम भी सबको समझाओ, क्योंकि अगर यह मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहा है तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, राजेश पांडे ने कहा। अरुण कुमार ने अविनाश मिश्रा को बुलाकर कहा, तुम तुरंत धीरेन्द्र को लेकर सुल्तानपुर चले जाओ और अगर वह अखबार मिल जाता है तो ले आओ। सारी बातचीत से यह लग रहा है कि मोबाइल पर ही काम करना बहुत जरूरी है। हम में से किसी को भी मोबाइल सिस्टम के काम करने की जानकारी नहीं है। अविनाश मिश्रा तुरंत धीरेन्द्र को लेकर सुल्तानपुर चले गए। अगले दिन सुबह मीटिंग में अविनाश वह अखबार लेकर आए जिसमें 4 मोबाइल नंबर लिखे हुए थे। अरुण कुमार ने सत्येंद्र वीर सिंह से कहा, इन मोबाइल नंबर्स की डिटेल और उसकी डिटेल रिपोर्ट निकलवा लीजिए। सर, यह काम राजेश पांडे को ही दीजिए, वे यह काम काफी अच्छे से जानते हैं और वही दोनों मोबाइल कंपनियों में डिटेल लेने जाते भी रहे हैं। मैंने राजेश से कई बार समझने की कोशिश भी की पर मेरी समझ में नहीं आया। सत्येंद्र वीर सिंह ने कहा। कोई बात नहीं, मोबाइल वाला काम राजेश ही करें और आगे से जिस किसी को मोबाइल नंबर मिले या उससे संबंधित कोई जानकारी प्राप्त करनी हो तो राजेश पांडे से ही संपर्क किया जाए। राजेश पांडे ही बताएंगे, अरुण कुमार ने कहा। चारों मोबाइल नंबर देखकर राजेश पांडे ने कहा,
इसमें 3 उषा के फोन हैं और एक एसआर का है। नंबर देखकर कैसे पता लगा? अरुण कुमार ने पूछा। 983 दोनों मोबाइल कंपनियों के पहले 3 नंबर हैं और उसके बाद जिसमें 80 लगा है वह उषा का फोन है, जिसमें 90 लगा है वह एसआर फोन का है। उषा में जाकर वहां आरके सिंह से इसकी डिटेल रिपोर्ट ले लूंगा और एसआर में पवन दीवान से इसकी डिटेल रिपोर्ट ले आऊंगा। शाम को बैठकर सब लोग डिस्कस कर लेंगे। राजेश पांडे ने कहा। देखा सर, मैं सही कह रहा था ना कि मोबाइल फोन वाला चक्कर मेरी समझ में नहीं आता। ये राजेश ही कर पाएंगे। सत्येंद्र वीर सिंह बोले। बिल्कुल ठीक है। अब हमें हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठना है, हर दिन एक कदम आगे बढ़ना होगा, तभी हम टारगेट तक पहुंच पाएंगे। राजेश, जल्दी से जाकर सारी रिपोर्ट ले आए। शाम को बैठकर तय करेंगे कि कल किधर निकलना है। अरुण कुमार ने कहा। शाम तक चारों मोबाइल फोन की डिटेल रिपोर्ट आ गई। इसे देखकर कैसे पता लगेगा? अरुण कुमार ने पूछा। इसमें इनकमिंग आउटगोइंग लिखा है, कहाँ कितनी देर बात हुई और लास्ट में सेल आईडी दी हुई है, जिससे यह पता लगता है कि इसका लोकेशन उस समय कहाँ था। मुझे सेल आईडी के बारे में कोई जानकारी नहीं है, वह उषा और एसआर फोन के कार्यालय जाकर ही पता लगेगा। राजेश पांडे ने कहा। फिलहाल सभी लोग एक एक रिपोर्ट ले लीजिए और इसमें एसटीडी नंबर के हिसाब से किस किस शहर में किस किस नंबर पर बात हुई है अलग से लिख कर ले आइए। कल सुबह हम लोग दोनों मोबाइल कंपनियों के दफ्तर चलेंगे, वहां उनसे सेल आईडी के बारे में पूछेंगे ताकि यह पता लग सके कि उस समय यह कहाँ था। कॉल डिटेल्स रिपोर्ट के मुताबिक 2 महीने से ये चारों फोन बंद हैं। अरुण कुमार ने कहा। सभी लोगों ने टेलीफोन डायरेक्टरी से अलग अलग शहरों के एसटीडी नंबर ढूंढ ढूंढ कर जिस शहर में जितने टेलीफोन नंबर पर बात हुई थी उसे कागज पर लिख लिया। राजेश, पता कर लें कि अगर उषा और एसआर में उनके अधिकारी मौजूद हों तो अभी चलकर सेल आईडी के बारे में पूछ लेते हैं। अरुण कुमार ने कहा। अब देर हो गई है, कल सुबह चलकर बात कर सकते हैं। सत्येंद्र वीर ने कहा। नहीं, अभी ही प्रयास करते हैं। अगर कोई मिल गया तो यह काम आज ही पूरा कर लेते हैं ताकि कल काम को कुछ आगे बढ़ाया जाए। अरुण कुमार ने कहा। राजेश पांडे ने फोन करके पता किया और अरुण कुमार को बताया। उषा फोन में आरके सिंह अभी ऑफिस में बैठे हैं। मैंने उनको बता दिया है कि एसएसपी और हम लोग कुछ जानकारी के लिए आ रहे हैं। आरके सिंह थोड़ा हिचक रहे थे। उन्होंने कहा कि आप लोग पुलिस की गाड़ियों से मत आइएगा, या पुलिस की गाड़ियां दूर जवाहर भवन या इंदिरा भवन में खड़ी कर दीजिएगा और पैदल ही आइएगा, क्योंकि अखबारों में मोबाइल फोन के बारे में इतनी उल्टी सीधी खबरें छपी हैं कि ऑफिस के कर्मचारी डर गए हैं। पुलिस को देखकर वे और डर जाएंगे। आरके सिंह सही कह रहे हैं, हम लोग अपनी गाड़ियां जवाहर भवन में खड़ी कर देंगे। अरुण कुमार ने कहा। अरुण कुमार, सत्येंद्र वीर सिंह और राजेश पांडे श्रीराम टावर की तरफ चले। गाड़ी को जवाहर भवन में खड़ी करके सभी लोग आरके सिंह के चेंबर में पहुंच गए। आरके सिंह को अपनी समस्या बताई। आपकी सीडीआर में जो लास्ट में सेल आईडी लिखी हुई है, इसका कैसा पता लगेगा कि यह आदमी उस समय कहाँ था? यह मैं अपने इंजीनियर से पूछकर ही बता सकता हूँ। आरके सिंह ने कहा। थोड़ी देर में उनके इंजीनियर सरकार आ गए। उन्होंने बताया। इस सेल आईडी को डी कोड करके उसकी लोकेशन हम लोग अलग से रखते हैं। अभी हम एक एक सेल आईडी देखकर यह बता देंगे कि वह कहाँ की है। सरकार अपनी मोटी सी फाइल लेकर आ गए और वहीं ऑफिस में बैठ गए। राजेश पांडे एक एक सेल आईडी बोलते जा रहे थे और सरकार उसका पता बता रहे थे। लगभग 1 घंटे में उन्होंने सारे पते बता दिए। उन्होंने एक बात और बताई। ये सेल आईडी कैसे आती है और कॉल एक टावर से दूसरे टावर जाते हुए जहां ख़त्म होती है वह भी रिकॉर्ड हो जाता है। अगर आप मोबाइल लेकर चलने वाले के रास्ते और स्पीड का पता करना चाहते हैं तो वह भी बताया जा सकता है। यह जानकारी सुनकर सभी लोग अचंभित रह गए। यह तो बहुत अच्छी बात है। इतने सारे लोग मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या सबके बारे में यह जानकारी प्राप्त हो सकती है? राजेश पांडे ने सरकार से पूछा। अभी ज़्यादा लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अभी मोबाइल का चलन इसलिए कम है क्योंकि अभी इसके टावर सब जगह नहीं लग पाए हैं। केवल कुछ बड़े शहरों और बड़े कस्बों में ही इसके टावर लगाए गए हैं। अगले 2 साल में लगभग सभी जगह ये टावर लगा दिए जाएंगे। तब ज़्यादा लोग इसका इस्तेमाल कर सकेंगे और जब ज़्यादा लोग इसका इस्तेमाल करेंगे तब इसका कॉल रेट भी कम हो जाएगा
अभी तो इतना महंगा है कि सबके बस का नहीं है। आउटगोइंग 17 रुपये प्रति मिनट और इनकमिंग 10 रुपये प्रति मिनट लिए जा रहे हैं। इसीलिए आपने जो रिपोर्ट निकलवाई है उसमें 3 महीने में बहुत ज़्यादा कॉल नहीं है और आसानी से हम आपको एक एक कॉल के बारे में बता भी पा रहे हैं। सरकार ने कहा। सारी जानकारी लेकर अरुण कुमार के साथ सभी लोग एसटीएफ कार्यालय पहुंच गए। इतनी अच्छी जानकारी मिल गई है तो लगे हाथ यह भी देख लेते हैं कि श्री प्रकाश कहाँ कहाँ ज्यादा रुका, किस क्षेत्र में रात में रुका है और किन किन शहरों को कितनी जल्दी छोड़ दिया। अरुण कुमार ने कहा। काफी मंथन के बाद सभी लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि मोबाइल फोन से मिली जानकारी के अनुसार श्री प्रकाश शुक्ला इस समय पटना और मोकामा ज्यादा आ और जा रहा है। बहुत थोड़े समय के लिए वह लखनऊ या गोरखपुर रहा है। बीच में 15-20 दिन तक की कोई कॉल नहीं है। इसका मतलब है कि या तो उस समय उसका मोबाइल बंद रहा है या फिर यह किसी ऐसी जगह रहा है जहां मोबाइल का टावर काम नहीं करता। सर, इसमें अंतिम कॉल गोरखपुर से हुई थी और पहली कॉल भी गोरखपुर से ही थी। हो सकता है इस दौरान वह पूरा समय नेपाल में रहा हो। नेपाल में भी मोबाइल नेटवर्क नहीं आया है। उसने जिसको जिसको लैंडलाइन नंबर पर फोन किया है उसकी डिटेल बीएसएनएल से मांग ली जाए तो हो सकता है उसमें नेपाल के नंबर निकलें। उससे या तो नेपाल के नंबर निकलेंगे या वह जिस क्षेत्र में रहा है। अगर मोबाइल का नेटवर्क नहीं है तो उस क्षेत्र के पीसीओ के नंबर निकलेंगे। इससे यह भी स्पष्ट हो जाएगा कि वह लगभग 20 दिन कहाँ रहा है। राजेश पांडे ने कहा। बहुत अच्छा आइडिया है। जितने लैंडलाइन नंबर इसकी कॉल डिटेल्स में हैं, कल उनकी जानकारी बीएसएनएल से मांगी जाए। लेकिन इस जानकारी को यहाँ हेडक्वार्टर पर ही लोग देख सकते हैं। इस काम के लिए उमेश सिंह, डिप्टी एसपी और अनिल सिंह को लगाया जाए। वे लोग भी इसे देखकर सीखें। उमेश सिंह ने 3-4 दिन पहले ही कानपुर से आकर ज्वाइन किया है और अनिल सिंह को यहाँ सुरक्षा से संबद्ध कराया गया है। वे लोग बीएसएनएल से डिटेल मंगवा कर यह चेक कर लेंगे कि इन 15 दिनों में कहां कहां से किस किस पीसीओ से बात हुई है। लेकिन हम लोगों को कल यहां से बिहार चलना होगा। सीडीआर में उसकी सबसे ज्यादा लोकेशन पटना और मोकामा की दिख रही है। एसएसपी एसटीएफ अरुण कुमार ने कहा। सभी लोगों ने कहा, ठीक है, कल दोपहर 11:30 बजे की ट्रेन है। 11:30 बजे दिल्ली हावड़ा से हम लोग पटना चलेंगे। एसएसपी एसटीएफ अरुण कुमार ने आईजी पटना से बात करके सबके रुकने का प्रबंध कराया और यह भी कहा, हम लोग किसी सर्किट हाउस या होटल में नहीं रुकेंगे। किसी ऐसे गेस्ट हाउस में रुकवा दीजिए जहां जन सामान्य का आना जाना ना हो और एक टेलीफोन अवश्य हो। अच्छा, ये सब व्यवस्था करा दी जाएगी, उधर से आईजी ने कहा। पटना रेलवे स्टेशन उतरते ही वहां शहर में वन विभाग का कोई जीव जंतु उद्यान था जिसके गेस्ट हाउस में सबको ठहराया गया। अगले दिन सुबह 8 बजे ही आईजी पटना अरुण कुमार से मिलने गेस्ट हाउस आ गए। उन्होंने व्रज बिहारी प्रसाद की हत्या का पूरा किस्सा बताया और यह भी कहा, अपराधी आप ही के यहाँ का है। उसका नाम श्री प्रकाश शुक्ला है। सर, हम लोगों को जानकारी हो गई है। हम लोग भी उसी चक्कर में यहाँ आए हुए हैं। हम लोगों को एक स्थानीय पुलिसकर्मी मिल जाए जो पटना और मोकामा से अच्छी तरह से वाकिफ हो। हम लोगों को जिस एरिया का पता लगा है उसके बारे में वह बता सके कि किस जगह पर सूरजभान के लोगों का आना जाना है। अरुण कुमार ने कहा। आईजी पटना सूरजभान का नाम सुनकर चौंके और बोले, यह सूरजभान कहां से आ गया है बीच में? आपने श्री प्रकाश शुक्ला के बारे में तो जानकारी कर ली, सूरजभान कैसे आपकी जानकारी में नहीं आया? श्री प्रकाश बिहार में सूरजभान के लिए ही काम करता है, अरुण कुमार ने कहा। आईजी पटना ने कहा, श्री प्रकाश के बारे में जानकारी राजन तिवारी से हमारे लोगों की हुई बातचीत से निकली है, लेकिन उसमें सूरजभान का कोई जिक्र नहीं था। एक बात और राजन तिवारी से पता लगी थी कि श्री प्रकाश ने पटना या बिहार में जितनी भी हत्याएं की हैं, हत्या करने के बाद वह जय बजरंग बली चिल्लाकर मौके से निकलता है। पिछले 2 सालों के रिकॉर्ड में केवल पटना में ही 5 ऐसी हत्याएं हुई हैं, जिसमें मुकदमा लिखाने वाले ने यह लिखाया है कि हत्या अज्ञात व्यक्तियों द्वारा की गई, जो हत्या करने के बाद जय बजरंग बली कहकर मौके से भागा है। मंत्री व्रज बिहारी प्रसाद की हत्या में भी उनके साथ मौजूद लोगों ने यह बात बताई थी। मंत्री की हत्या से मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव बहुत चिंतित हैं। श्री प्रकाश ने यहाँ अपराध का समीकरण ही बदल दिया है। हाल में हुई सारी बड़ी बड़ी हत्याएं श्री प्रकाश ने की हैं। सूरजभान का इन हत्याओं से क्या संबंध है,
हम लोग इसको भी नए सिरे से ढूंढेंगे। आपको जो मदद चाहिए पूरी मदद मिलेगी, लेकिन इसका और इसके गैंग का खात्मा होना जरूरी है। हाँ, एक बात और, पप्पू यादव आपसे मिलने आएंगे। पप्पू यादव को भी उसने मारने की धमकी दी है। ठीक है, भेज दीजिए, हम लोग उनसे बात करना चाहेंगे। पहले यह प्रमाणित हो जाए कि धमकाने वाला आदमी श्री प्रकाश शुक्ला ही है या कोई और है। अरुण कुमार ने कहा। ठीक है, कहकर आईजी पटना उठ खड़े हुए। इस बीच पटना पुलिस का एक सब इंस्पेक्टर और 2 सिपाही सादे कपड़ों में वहां आ गए, जिनको बैठाकर मोबाइल टावर के जितने पते उषा फोन वालों ने लिखवाए थे उनको लिखवाकर उन्हें बताया गया, आप लोग इन सारे पतों को मौके पर जाकर देख लें। इसी पते पर मोबाइल के बड़े बड़े टावर लगे हुए हैं। दिन भर इन्हें मोबाइल पर सत्यापित करके शाम के समय अगर आप लोग आ सकें तो हम लोग उसे खुद भी देखना चाहेंगे। अगर सत्यापन के समय आप पता कर सकें तो यह भी करिए कि यहाँ इस इलाके में अपराधी प्रवृत्ति के लोगों का कहाँ कहाँ आना जाना हो सकता है, या कोई ऐसा राजनीतिक व्यक्ति हो जिसके यहाँ इस तरह के लोगों का आना जाना हो। सारी जानकारी आने के बाद हम लोग कॉल डिटेल्स के हिसाब से जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसी कौन सी जगह हो सकती है जहां हम लोगों के टारगेट का आना जाना रहता हो या भविष्य में आ जा सकता हो। इससे हमारा काम आसान हो जाएगा। ये सारी सूचनाएं लेकर बिहार पटना पुलिस के लोग वहां से चल दिए। अरुण कुमार के साथ सत्येंद्र वीर सिंह और राजेश पांडे मोबाइल कंपनी से मिली सारी सूचनाओं को एक बार फिर से पढ़ने लगे। अरुण कुमार ने राजेश पांडे और सत्येंद्र वीर सिंह से कहा, दोनों अलग अलग पढ़कर यह अनुमान लगाइए कि किस इलाके में किस रास्ते से उसका पिछले समय से आना जाना रहा होगा। जैसा कि मिस्टर सरकार ने बताया था, टावर बदलते समय कहां से शुरू होगा इसका उन्होंने चार्ट दिया है, उससे मैच करिए। मैं भी अपनी तरफ से इसे देखना चाहता हूं। तीनों लोग आपस में बातचीत करते हुए किसी निष्कर्ष पर पहुंचे भी नहीं थे, तभी बाहर से वन विभाग के कर्मचारी ने बताया, पप्पू यादव मिलने आए हैं। ये सारे पेपर मेज की दराज में रखते हैं, देखते हैं यह क्या बताता है। अरुण कुमार ने कहा। पप्पू यादव सीधे भीतर आए और उन्होंने सभी के पैर छुए। बहुत भारी शरीर के पप्पू यादव हाथ जोड़कर खड़े रहे, फिर थोड़ी देर बाद नीचे कालीन पर ही बैठ गए। विधायक जी, ऊपर बैठ जाइए। सर, यहीं आराम से ठीक हूँ। पप्पू यादव ने कहा। बताइए क्या बात है, अरुण कुमार ने पूछा। सर, वो ब्रिज बिहारी प्रसाद की जो हत्या हुई थी, तो यह श्री प्रकाश न ब्रिज बिहारी जी के कमरे के आसपास ही कहीं फर्जी मेडिकल बनवा कर भर्ती हुआ था। फिर विस्तार से पप्पू यादव बताने लगे। मेरी बहन वो पीजीआई में ही रेजिडेंट डॉक्टर है, उसकी शादी भी नहीं हुई है। ब्रिज बिहारी प्रसाद की हत्या के 15-20 दिन बाद एक दिन वह अकेले ही पार्किंग में आकर मेरी बहन के सामने खड़ा हो गया। मेरी बहन से वह घर का फ़ोन नंबर और मोबाइल नंबर मांगने लगा। बहन ने झिड़क दिया तो बदतमीजी पर उतारू हो गया। मेरी बहन ने बताया भी कि मैं पप्पू यादव की बहन हूं, तो उसने गाली देते हुए कहा कि उसको बता दीजिएगा मेरा नाम श्री प्रकाश शुक्ला है। बहन ने घर लौटकर रात में पूरी बात बताई। मैं इसको जानता नहीं था। अखबारों में जरूर वो ब्रिज बिहारी प्रसाद की हत्या के बाद कभी कभी इसका नाम छपता था। मैंने लोगों से जानकारी करने के लिए कहा कि कौन है जो इतनी बड़ी बड़ी बात बोल रहा है। दूसरे दिन घर वाले नंबर पर एक फ़ोन आया, जिसमें फ़ोन करने वाले ने मेरी बहन से बात करवाने के लिए कहा। बहन को अक्सर पीजीआई से डॉक्टरों के फ़ोन आते रहते थे। वो भाग कर आई, उसने फ़ोन ले लिया। उधर से बात करने वाला फिर बहन से बदतमीजी करने लगा और कहने लगा कि तुझे उठा ले जाऊंगा। मेरी बहन ने मुझे आवाज़ दी और बताया कि वही बदतमीज लड़का है जो मुझे कई दिन से तंग कर रहा है। मैंने फ़ोन पकड़ते उससे जानना चाहा कि तुम कौन बोल रहे हो। उसने अपना नाम श्री प्रकाश शुक्ला बताया। मैंने उसको गाली दी और कहा कि ऐसे श्री प्रकाश शुक्ला ना यहाँ पटना में गली गली घूमते हैं। तो वह गंदी गंदी गालियाँ देने लगा सर। अंत में उसने यह भी कहा कि अगर जानकारी करनी हो तो सूरजभान दादा से पूछ लेना, उत्तर प्रदेश के डीजीपी से पूछ लेना या गोरखपुर के एसएसपी से पूछ लेना, पता लग जाएगा। उसने यह भी कहा कि ब्रिज बिहारी से ज़्यादा सिक्योरिटी तुम्हारे पास नहीं है, तुम्हें उलटने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब अपनी बहन को फ़ोन दो। मैंने फ़ोन काट दिया। किस तरह की भाषा बोल रहा था, अरुण कुमार ने पूछा।
सर बिल्कुल ठेठ गोरखपुरिया भाषा लग रही थी, इधर बिहार की भाषा नहीं थी, लेकिन लहजा वो पूर्वी उत्तर प्रदेश का ही था। पप्पू यादव ने कहा। फिर क्या हुआ? अरुण कुमार ने फिर पूछा। पप्पू यादव बोले, मैंने अपनी बहन को गाड़ी से भेजना शुरू किया, साथ में 2 आदमी भी भेजता था। एक दिन वह फिर पीजीआई गेट के सामने, जब मेरी गाड़ी से बहन उतरकर गेट के भीतर जा रही थी, मिल गया। मेरी बहन डर कर भीतर भागने लगी। भीतर जाकर उसने शोर भी मचाया, लेकिन तब तक वह चला गया था। पप्पू यादव बड़े दीन भाव से बोले, सर मुझे बचा लीजिए। जिसने ब्रज बिहारी प्रसाद को दिन दहाड़े दर्जनों सुरक्षा कर्मियों के बीच मार दिया हो, भला मुझे मारने में उसे कितनी देर लगेगी? मुझे तो चुटकी बजाते मार सकता है। मुझे अपनी बहन की इज्जत की बहुत चिंता है। अब मैंने उसका पीजीआई जाना भी बंद करा दिया है, लेकिन वह दिन में कई कई बार फोन करके उससे बात करने की कोशिश करता है सर। गाली देते समय क्या क्या कहता है? राजेश पांडे ने पूछा। पप्पू यादव ने बता दिया। ठीक है, आप जाइए, हम लोग इसी काम में लगे हुए हैं, अरुण कुमार ने आश्वस्त करते हुए कहा। पप्पू यादव दीन भाव से यही कहते रहे कि कैसे भी मुझे बचाइए, और फिर वहां से चले गए। पप्पू यादव के जाने के बाद अरुण कुमार ने पूछा, क्या लगता है? मुझे तो बिल्कुल वही लगता है, श्री प्रकाश ही है, वरना सूरज भान का नाम इतनी आसानी से कोई नहीं ले सकता। दूसरा, राजन तिवारी की जानकारी सही है, पूरा ग्रुप एक है। राजन तिवारी दारू बहुत पीता है, जरूर दारू के नशे में उसने पूरी बात बताई होगी, और पप्पू यादव ने भी बहुत जगह से जानकारी ली होगी। तो यह श्री प्रकाश शुक्ला ही है, सत्येंद्र वीर सिंह ने कहा। राजेश पांडे ने कहा, एक काम यह अच्छा हो गया कि पप्पू यादव का टेलीफोन नंबर मिल गया। यहाँ आईजी से बात करके पप्पू यादव के लैंडलाइन नंबर की कॉल डिटेल निकाल ली जाए, और यदि संभव हो तो लैंडलाइन को पैरेलल में लगाकर कॉल भी सुनी जाए। अगर संभव ना हो तो कॉलर आईडी पप्पू यादव से कहकर लगवा दिया जाए, ताकि जहां कहीं से फोन आने पर वहां के नंबर मिल जाएं। आईजी पटना से कहा जाए कि उससे किसी भी तरह यह बातचीत जारी रखें, ताकि उसकी लोकेशन और नंबर मिलता रहे। शाम तक बिहार पुलिस के लोग भी आ गए, और उन्हें जितने मोबाइल टावर के पते दिए गए थे उन्होंने मौके पर जाकर सत्यापित कर लिया था। लोगों से बातचीत करने के बाद संभावित रास्तों के बारे में भी जानकारी ले ली थी। एसएसपी एसटीएफ को पटना शहर का थोड़ा ज्ञान था, इसलिए यह जानने में देर नहीं लगी कि पटना पुलिस के लोगों ने काफी मेहनत के बाद सारी जानकारी जुटाई है। उनकी बात सुनने के बाद उन्हें जाने की इजाजत दे दी गई। उनके जाने के बाद फिर विचार विमर्श शुरू हुआ। कंकड़बाग के 200-300 स्क्वायर मीटर के एक इलाके के बारे में इन सिपाहियों की मेहनत से पता चल रहा है कि वहां उसका आना जाना रहा होगा। कल दिन में बंद गाड़ियों में चलकर बिना उतरे हम लोग उन रास्तों को देखने की कोशिश करते हैं, और यह भी देखते हैं कि पीजीआई वहां से कितनी दूर है, और इस बहाने पीजीआई का घटनास्थल भी देख लिया जाए, अरुण कुमार ने कहा। अगले दिन सवेरे पटना पुलिस के सिपाहियों को लेकर उन सभी स्थानों को देखा गया जहां जहां उसकी लोकेशन महीने 1.5 महीने पहले तक मिली थी। इसके बाद पीजीआई की उस जगह को भी देखा गया जहां पर ब्रिज बिहारी की हत्या हुई थी। सभी लोग वापस फॉरेस्ट के गेस्ट हाउस में आ गए। अरुण कुमार ने आईजी पटना को फोन करके पप्पू यादव के टेलीफोन के बारे में सारी बात बताई कि यदि कॉलर आईडी उनसे लगवाकर नंबर मिलते रहें तो काम थोड़ा आसान हो जाएगा। इसके अलावा आईजी पटना से सूरजभान और वहां के गैंगवॉर के बारे में अच्छी जानकारी रखने वाले को भेजने के लिए भी कहा गया। मैं शाम तक एसएसपी देहात मुरारी लाल मीणा को भेजता हूं, हो सकता है वह आपको अच्छी जानकारी दे दें, आईजी ने कहा। शाम को मुरारी लाल मीणा 2 अन्य पुलिस कर्मियों के साथ गेस्ट हाउस आए, और करीब 1 घंटे तक अरुण कुमार और उनकी टीम ने उनसे बातचीत की और कई महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त की। मुरारी लाल मीणा के जाने के बाद अरुण कुमार ने कहा, यहां जितनी जानकारी मिलनी थी वह मिल गई है। अगर हम लोग यहां खुद ना आए होते तो पप्पू यादव वाली बात की जानकारी न मिल पाती, ना ही सूरज भान के बारे में इतनी गहराई से सूचना मिल पाती। कल हम लोग लखनऊ चलेंगे, हो सकता है कल तक श्री प्रकाश पप्पू यादव के फोन पर कोई बात करे और हम लोगों को नया नंबर मिल जाए। नया नंबर मिलने पर उसका पीछा करने में आसानी होगी।
अगले दिन सभी लोग ट्रेन से लखनऊ के लिए रवाना हो गए। लखनऊ पहुंचकर सुबह ही फिर सब लोग अरुण कुमार के कमरे में इकट्ठा हुए। उमेश सिंह और अनिल ने यह जानकारी दी कि उन 15 दिनों में जिस समय मोबाइल का बंद होना लग रहा था, नेपाल के नंबरों से लखनऊ के 3 व्यापारियों से बात हुई थी। अब यह बात सबकी समझ में आ गई थी कि अगर मोबाइल की कॉल डिटेल में कुछ दिनों तक कोई भी कॉल नहीं आती है, तो इसका मतलब है वह नेपाल में रह रहा है। अरुण कुमार ने ओपी त्रिपाठी और मालवीय को गोरखपुर जाकर नेपाल के अधिकारियों से संपर्क करने को कहा और यह पता करने को कहा कि नेपाल के जो नंबर्स हैं ये किन किन इलाकों के हैं। अब मोबाइल फोन के बारे में काफी जानकारी इकट्ठा हो गई थी। मोबाइल कंपनी से कम समय में ही कॉल डिटेल्स रिपोर्ट मिल जाती थी और वह कहां कहां रहा है, कहां कहां गया है, इसकी जानकारी अच्छी तरह से मिलने लगी थी। इसी बीच मोबाइल फोन से यह भी जानकारी मिली कि वह नेपाल से बिहार के नंबरों पर बात कर रहा है। एक टीम को पटना भेजने की तैयारी की गई कि अगर पटना का कोई नंबर मिलता है तो यह पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि पटना में वह किससे बात कर रहा है, जिससे यह तय हो सके कि वह अगला टारगेट किसको बना रहा है और क्या करने वाला है। इधर अखबारों में श्री प्रकाश शुक्ला के तरह तरह के किस्से छपने लगे और पुलिस पर दबाव बढ़ता जा रहा था। नई बनाई गई एसटीएफ के बारे में भी कुछ अखबारों ने उल्टा सीधा लिखना शुरू कर दिया। एक अखबार ने लिखा, सफेद हाथी साबित हो रही है एसटीएफ, जिलों से रिजेक्ट किए गए पुलिस अधिकारी इसमें पोस्ट किए गए हैं, ये कभी श्री प्रकाश के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते। कुछ दिनों बाद एक और अखबार ने लिखा, श्री प्रकाश एक शादी समारोह में आया था जहां पर राजेश पांडे और सत्येंद्र वीर सिंह जी मौजूद थे। श्री प्रकाश ने दोनों से हाथ मिलाया और दोनों अधिकारी चुपचाप वहां से चले आए। अखबार पढ़ने के बाद सभी लोग सन्न रह गए। जिस तारीख की यह घटना बताई गई थी उस तारीख को सत्येंद्र वीर सिंह और राजेश पांडे दोनों गोरखपुर में थे, जबकि घटना लखनऊ की बताई गई थी। अरुण कुमार ने मीटिंग में कहा, इस तरह की फर्जी खबरें कौन छपवा रहा है? आप लोग इसकी जानकारी करें, मैं भी इसकी जानकारी करता हूं। हो सकता है कोई पत्रकार श्री प्रकाश शुक्ला के संपर्क में हो और डरा धमकाकर उससे इस तरह की फर्जी खबरें छपवा रहा हो। आपको मायूस होने की जरूरत नहीं है। जब सही बात मैं जानता हूं तो किसी के कहने या अखबारों में छपने से कोई फर्क नहीं पड़ता। धीरे धीरे यह जानकारी आने लगी कि आईजी जोन लखनऊ ने अपने कार्यालय में भी एक टीम गठित कर रखी है जो श्री प्रकाश शुक्ला के बारे में सूचनाएं एकत्रित करके जनपदों से उसका सत्यापन कर रहे हैं और हर किसी को बताते हैं कि हम बहुत नजदीक हैं, हम जल्द ही श्री प्रकाश शुक्ला को पकड़ लेंगे। धीरे धीरे यह बात साफ होती गई कि पुलिस वाले ही इस तरह की फर्जी और गलत सूचनाएं अखबार वालों को बताकर छपवा रहे हैं। उन्हें यह चिंता थी कि अगर एसटीएफ इस गैंग तक पहुंच जाएगी तो लखनऊ जिला पुलिस की बहुत बदनामी होगी और मुख्यमंत्री सहित सभी बड़े अधिकारियों में लखनऊ पुलिस के प्रति गलत धारणा बन जाएगी। आईजी जोन की टीम में जो लोग लगे हुए थे वे बार बार इस तरह की खबरें अखबार वालों को बता रहे थे। अरुण कुमार को जब यह जानकारी हुई तो उन्होंने भी अपने स्तर पर यह पता लगाया और यह सूचना सही पाई गई। अरुण कुमार सीधे प्रमुख सचिव गृह राजीव रतन शाह के पास पहुंचे और उनसे यह बात कही, हमारे अधिकारियों का मनोबल गिर रहा है और मेरे पास यह सूचना है कि पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी इस तरह की गलत खबरें अखबारों में छपवा रहे हैं। राजीव रतन शाह ने बताया, यहाँ आईजी जोन आते हैं और कोई ना कोई नई बात बताते हैं कि वह फलां जगह पर है, उससे बात की है, अगला टारगेट कौन है। उन्होंने आगे कहा, तुम लोग अपना काम करो और कोई अगर अपनी तरफ से गैंग से बात कर रहा है तो इसमें बुराई क्या है? आपकी बात सही है, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन अखबारों में बिल्कुल झूठ और सिरे से गलत खबर छपने पर हमारे अधिकारियों का मनोबल गिरता है। अरुण कुमार ने कहा, परेशान मत होइए, मैं आईजी जोन को बुलाकर समझा दूंगा, प्रमुख सचिव गृह ने कहा। तो मित्रों, ये था वर्चस्व का 17वां अध्याय।
लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं जल्द ही अगले अध्याय में।